नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। बहुजनों के अधिकतर जितने भी महापुरुष हुए हैं, यूँ तो सारी दुनिया से महापुरुष व महिलाएँ हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र के अंदर से हुए हैं। लेकिन उनकी जो मूर्तियाँ हैं महापुरुषों की व महिलाओं की, वो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अगर हम मूर्तियों की बात ना करें तो स्कूल, सड़क, कॉलेज और जिन घरों में लोग रहते हैं, जिन्हें आवास भी बोलते हैं गाँव में, वो भी महापुरुष व महिलाओं के नाम पर हैं। ऐसा क्यों है? क्या जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं, क्या उन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लिए कार्य किया था? इसी विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह जी, जो किसी नाम या तारीफ के मोहताज नहीं है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एसएम न्यूज का सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी। आज सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जितने भी हमारे महापुरुष व महिलाएं रही हैं, उनकी मूर्तियां या फिर उनके नाम पे जितने भी स्कूल, सड़क, कॉलेज जो बनाए गए हैं लोगों के लिए, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्यों बनाए गए हैं? क्या महापुरुषों ने जो भी कार्य किया था समाज के लिए, क्या वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, जो आज देखने के लिए उनकी मूर्तियां, कॉलेज, नाम, सड़क जो भी है उत्तर प्रदेश में ही मिलती है देखने के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है आज। और ये एक चिंतन का और उसका विषय है कि उत्तर प्रदेश में ही आखिर चाहे जिले, चाहे कॉलेज, चाहे स्मारक बने तो उत्तर प्रदेश में ही क्यों बने। ये बहुत चिंतन का विषय है और ये जानना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें थोड़ा पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसके लिए अगर हम बाबा साहब का एक कोटेशन याद करें, उन्होंने कहा था कि जिस समाज का या जिस जाति का इतिहास नष्ट करना हो, उसको नष्ट करना हो, उसका इतिहास नष्ट कर दीजिए, वो जाति या वो समाज स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। और दूसरी बात कही थी बाबा साहब ने कि जिस समाज का अपना इतिहास नहीं होता, वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। तो ये जो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं बाबा साहब की, ये बहुत ही क्या कहने चाहिए, रिलेवेंट है आज के आपके सवाल के लिए कि उत्तर प्रदेश में आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास। उत्तर प्रदेश में कितने सारे कॉलेज, जिले और बने, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। वो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या, कितने जिले बने, कितने स्मारक बने, वो सब कुछ पता है। तो मैं इसमें जाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों बने, आखिर बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं बने। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और इसके लिए बाबा साहब ने एक चीज और कही थी कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। कि राजनीतिक सत्ता ही वो ताली है, वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। ये जो दो कथन साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के, साहब कांसीराम ने इन दोनों कथनों को बहुत ही गंभीरता से लिया बाबा साहब के। और साहब कांसीराम ने सबसे पहले कथन पे काम किया कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता, वो समाज कभी शासक नहीं बन सकता। साहब कांसीराम ने 1965 में नौकरी छोड़ करके और 1984 तक, मतलब करीब 19 साल अपनी जवानी के साहब कांसीराम ने इस देश के महापुरुषों के, खासकर बहुजन महापुरुषों के इतिहास को ढूंढने में लगाए। 20 साल, करीब 20 साल का समय। तो ये क्यों लगाया आखिर? जो पॉलिटिकल पार्टी बनाई 1984 में, वो 1965 में बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक चीज का और अध्ययन किया साहब कांसीराम ने कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, वो समाज राजनीतिक रूप से कभी सफल नहीं हो सकता। कि अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर आ भी जाएगी, तो अगर हमारी गैर नॉन पॉलिटिकल रूट्स नहीं है तो वो सफल नहीं होगी। इन दो कामों पे साहब कांसीराम ने काम किया करीब 20 साल तक।
कि नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत किया। उसके लिए उन्होंने बामसेफ बनाया, DS4 संगठन बनाए और साथ में बहुजन महापुरुषों के इतिहास को पूरे देश से खोजा। उससे पहले तो जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले थे वो कबीर और रविदास के बारे में जानते थे, जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे वो क्या नाम है, ज्योतिबा फुल्ले के बारे में जानते थे, जो साउथ के रहने वाले थे वो नारायण गुरु के बारे में जानते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति देश के कोई भी कोने का पूरे भारत के महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानता था। तो साहब कांशीराम ने पूरे देश में घूम घूम करके हर गांव में, हर शहर में गए वो, और जहां जहां जो भी महापुरुष मिले उन्होंने जो भी काम किया उनके कामों का संकलन किया, उनकी जाति खोजी, उनके फोटो ढूंढे और उन फोटो को लेकर के उन्होंने पूरे देश में उनको प्रचारित किया। साउथ के महापुरुषों को नॉर्थ में ले गए, नॉर्थ के महापुरुषों को साउथ में ले गए। हर जगह उन्होंने सारे महापुरुषों के बारे में जानकारी समाज को दी। और ये महापुरुष, चूंकि बाबा साहब तो शेड्यूल कास्ट थे, महार थे, साहब कांशीराम चमार थे, लेकिन साहब कांशीराम ने केवल चमारों और महारों के फोटो नहीं ढूंढे, उन्होंने बहुजन समाज के, जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी सभी समाज के महापुरुषों को खोजा। और खासकर OBC समाज के बहुत सारे महापुरुष थे, उनको OBC समाज ने भी भुला दिया था। साहब कांशीराम ने उनको ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके OBC के लोगों को बताया, पिछड़े समाज के लोगों को बताया कि भाई ये तुम्हारे बाबा दादा थे, इनका आप इतिहास पढ़ो, इतिहास जानो। तो जब इतिहास को साहब कांशीराम कागजों में लेकर के आए, उन्होंने फोटो ढूंढे और उनकी कार्यकलाप जो उन्होंने समाज के लिए, उसके बारे में देश के कोने कोने में बताया। इससे बहुजन समाज के सभी SC, ST, OBC, शेड्यूल ट्राइब के भी महापुरुषों को ढूंढा, OBC के भी, शेड्यूल कास्ट के भी, सबको बताया। तो सारे जो जातियां थी जिनको टुकड़ों में बांटा हुआ था, 6743 टुकड़ों में बांटा हुआ था, साहब कांशीराम ने उनको, बाबा साहब ने उनको नाम दिया था SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। 6743 जातियों को बाबा साहब ने 4 ग्रुपों में इकट्ठा किया था, लेकिन साहब कांशीराम ने इन 6743 जातियों के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को एक बहुजन समाज का नाम दिया और बहुजन समाज के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उनके इतिहास को खोज खोज करके लाए, जन जन तक उसको पहुंचाया। तो लोगों में सामाजिक चेतना जगी उससे। जब फोटो पार्टी का प्रोग्राम होता, बामसेफ का प्रोग्राम होता, उस पर सभी महापुरुषों के फोटो छपे होते थे, तो जो लोग देखते थे उनके अंदर एक जागृति पैदा हुई, एक प्रेरणा मिली कि भाई ये हमारे महापुरुष थे। लोगों को ये पता लगा कि ये भारत जो था मूल निवासियों का, हमारे राजा थे और मूल निवासियों का राज था, हमारे बाप दादे कभी इस देश के शासक हुआ करते थे, तो आखिर कैसा क्या हुआ कि हमारे शासक नहीं हुए, अब खत्म रह गए, हम गुलाम कैसे बन गए। तो इतिहास को जानने से सत्ता कैसे मिलती है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि इतिहास को जानने से हमें सभ्यता का ज्ञान होता है। हमें सभ्यता का ज्ञान होता है, उससे पहले हमें नहीं मालूम था कि भाई हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज इस देश के शासक थे, चाहे वो राजा बलि रहा हो, चाहे शिवजी रहा हो, चाहे रावण रहा हो, ऐसे बहुत सारे राजा थे, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्षक, जो इस देश के राजा थे। तो इससे हमें सभ्यता का ज्ञान होता है, हमें प्रेरणा मिलती है। जब हमें प्रेरणा मिलती है तो हमारी उत्सुकता बढ़ती है, हम और ज्यादा जानना चाहते हैं। जब हम जानते हैं तो हमारी सोच बदलती है, हम सोचने को मजबूर होते हैं कि जब हम कभी देश के शासक थे तो आखिर गुलाम क्यों हुए। जब हमारी सोच बदलती है तो हमारा संघर्ष शुरू होता है, और संघर्ष शुरू होता है हमारे दिमाग में। सड़क वाला संघर्ष नहीं, जिंदा मुर्दाबाद का संघर्ष नहीं, हमारे दिमाग में एक उथल पुथल होती है, एक सोच बनती है, एक संघर्ष बनता है कि आखिर हमारे, जब हम राजा थे इस देश के, हमारे महापुरुष, तो हम गुलाम कैसे हुए। ये संघर्ष दिमाग में पैदा होता है तो हम लोगों को जाते हैं, बताते हैं लोगों को इसके लिए, जैसा कांशीराम साहब ने किया। जब कांशीराम साहब को पता लगा, उनके दिमाग में संघर्ष पैदा हुआ, तो उन्होंने पूरे देश के लोगों को जा जा करके एक संगठन बनाया, संगठित किया
पहले बामसूफ बनाई, फिर DS4 बनाई और उसके बाद 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो मात्र एक इतिहास के जानने से, अकेले एक व्यक्ति साहब कांशीराम ने इतिहास को जान के, मान के, बाबा साहब की बात को मान करके एक राष्ट्रीय लेवल का संगठन बनाया। पहले बामसेफ बनाया 1978 में, फिर 1984 में BSP बनाई, जिससे बहुजन समाज के लोगों को एक छत के नीचे इकट्ठा किया और संगठन बना, हमारी ताकत बनी। और जब ताकत बनी तो फिर उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। ये किससे संभव हुआ? कि बाबा साहब के एक कथन से, कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो शासक नहीं बन सकता। साहब कांशीराम ने इस बात को मान के पूरे देश से इतिहास को इकट्ठा किया, कागजों में, टुकड़ों में इकट्ठा किया, और उससे बहुजन समाज पार्टी मात्र 9 साल में सत्ता में पहुंच गई। 1984 में बनी थी, 1993 में समर्थन की सरकार बनी, और 1995 में मात्र 11 साल में जो थी अपने बलबूते सत्ता में आ गई। और 2007 में तो पूरी बहुमत की सरकार बनी। तो इस तरीके से जो ये सरकार बनी, सत्ता मिली, वो साहब कांशीराम के इतिहास को खोजने के कारण सत्ता मिली। तो जब सत्ता मिली उत्तर प्रदेश में, तो बहन कुमारी मायावती ने क्या किया? बहन कुमारी मायावती ने उस इतिहास को, जिसको साहब कांशीराम कागजों पर ढूंढ के लाए थे, उनको फोटो ढूंढ के लाए थे, उनके कार्यकलापों को ढूंढ के लाए थे, उस कागजों के इतिहास को बड़े बड़े विशाल, कई कई किलोमीटर में फैले विशाल स्मारक बनाए, और उसमें आदमकद मूर्तियां 18-18, 20-20 और 30-30 फुट की मूर्तियां लगाई, अष्ट धातु की। तो जो इतिहास कागजों में, पन्नों में था, मायावती ने उस इतिहास को सजीव कर दिया। और ये पत्थरों की मूर्तियां जरूर हैं, लेकिन कभी अगर आपने देखा हो, दर्शकों ने अगर देखा हो, तो ऐसे लगता है ये मूर्तियां हमसे कुछ कह रही हैं, ये अभी बोल पड़ेंगी, ये हमसे कह रही हैं कि महापुरुषों के इतिहास को आगे बढ़ा करके आप सत्ता और शासन पर कब्जा करो। पार्लियामेंट में बाबा साहब की एक मूर्ति लगी हुई है, ऐसे हाथ किए हुए, पार्लियामेंट की तरफ उसका इशारा है। तो बहुजन समाज के साहब कांशीराम ने नारा दिया कि बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है। उस बाबा के इशारे से बहुजन समाज के लोगों में इतनी प्रेरणा जागी कि हमें इस पार्लियामेंट पर कब्जा करना है। तो ये प्रतीकों की राजनीति इसको बोलते हैं, प्रतीक। ये जो इतिहास बनाया, चाहे जिले बनाए, चाहे स्मारक बनाए, ये प्रतीक हैं। ये किस चीज के प्रतीक हैं? ये बहुजन समाज के मान, सम्मान, स्वाभिमान के प्रतीक हैं। ये मात्र पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं, ये प्रतीक हैं। और ये प्रतीक हमसे ये कह रहे हैं कि आप गुलाम क्यों बन गए, आप अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके इस देश के शासक बनो। जो बाबा साहब का संदेश है कि बाबा का इशारा है, पार्लियामेंट हमारा है, और उस बाबा की एक मूर्ति के इशारे ने बहुजन समाज को कितना इकट्ठा किया कि उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी। तो ये प्रतीकों की राजनीति इसको कहते हैं। ये बहुजन समाज के मान, सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। और ये कब संभव हुआ? दूसरा कथन बाबा साहब का था राजनीति के बारे में, और वो था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाय विच वी कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक, जिसको मैंने बताया। तो जब उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पावर की जब चाबी मिली, सत्ता की जब चाबी बहन कुमारी मायावती को मिली, तो उस पॉलिटिकल पावर से उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के ताले खोल दिए, जंजीरें काट दी, और जो स्मारक बनाए इतने बड़े बड़े, वो राजनीतिक सत्ता मिलने पर संभव हुआ, जिसको इतिहास ये खड़ा कर दिया। ये हजारों, सैकड़ों, लाखों साल तक ये इतिहास खड़ा रहेगा। इसको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में ये संभव हुआ कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने, कांशीराम ने तो पूरे देश में काम किया, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काम किया, पंजाब में सबसे ज्यादा काम किया,
लेकिन वहां के लोग समझ नहीं पाए, साहब कांशीराम को नहीं समझ पाए, पॉलिटिकल पावर के महत्व को नहीं समझ पाए। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने साहब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती की बात को माना, बाबा साहेब और सारे जो संत गुरु महापुरुष हुए उनके बातों को माना, उनके समाज इकट्ठे हुए और उस कारण उत्तर प्रदेश में हमें राजनीतिक सत्ता मिली। जब राजनीतिक सत्ता मिली तो बहन कुमारी मायावती ने पे बैक टू सोसाइटी, बहुजन समाज को पे बैक करने के लिए राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल किया, उसका प्रयोग किया, उसका सदुपयोग किया और बहुजन समाज के हित में जो खास करके ये जिले और इतिहास की बात की तो ये बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए ये किए गए। इसमें बहुत सारी किंतु परंतु हुई। आप यहां सवाल पूछ सकते हैं कि बहुजन समाज के लिए तो ठीक है, लेकिन इस देश के सारा मीडिया, इस देश के व्यवस्था चलाने वाले, व्यवस्था के पोषक लोग, जब से 1995 में जब सरकार बनी थी, सबसे पहले लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाया गया था, तब से लेकर और आज तक ये हमेशा विरोध करते रहते हैं। अभी भी थोड़े दिन पहले पिछले हफ्ते खबर आई है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस पे जो स्मारक बने हैं इसमें बहुत कई अरबों खरबों का घोटाला हुआ है, इसकी फाइल खोल दी है। और ये फाइल कब खुलती है? जब चुनाव आने का समय नजदीक होता है, 1-2 साल रह जाते हैं, तब हर साल 1995 से लेके आज तक मैं देख रहा हूं, जब चुनाव आता है उससे साल भर पहले फाइल खोल दी जाती है और इसके पीछे बदनाम करने की कोशिश होती है कि मायावती ने अरबों खरबों का रुपया जो है इन स्मारकों में भ्रष्टाचार हुआ, इसमें ये हुआ, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो बंद हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई बार इसकी याचिकाएं दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दे दिए कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट जब फिर दोबारा मुकदमे तय किए जाते हैं तो तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मायावती ने घोटाला किया था। तो ये जो दूसरे लोग करते हैं ये भी चिंतन का विषय है कि आखिर उन्हें तकलीफ क्यों होती है। बहुजन समाज के लोग तो इसे अपना मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक मानते हैं, लेकिन जो तथाकथित सवर्ण समाज है उनको क्यों तकलीफ होती है, ये बहुत चिंता का और चिंतन का विषय है कि उन्हें तकलीफ क्यों होती है। उन्हें तकलीफ इसलिए होती है, मेरे पास बहुत सारे लेख हैं। स्वामीनाथन अय्यर का 2012 में एक लेख आया था अखबार में, ये कटिंग उसकी मेरे पास है, जिसका नाम है बहन जी राज मायावती द लुटियंस ऑफ लखनऊ, कि जो लखनऊ को बनाया है उन्होंने इस पे लिखा है कि येट हर जायंट पार्क इन लखनऊ मस्ट रैंक अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट न्यू पब्लिक स्पेस क्रिएटेड इन एनी इंडियन सिटी सिंस इंडिपेंडेंस। कि भारत में आजादी के बाद लखनऊ में मायावती ने ऐसा काम किया है जो देश में किसी ने नहीं किया, कि लोगों के लिए एक जगह दे दी है खुली सांस में लेने के लिए। द गोमती पार्क राइट अलोंग द बैंक ऑफ गोमती रिवर इन लखनऊ इज ए वंडरफुल ओपन स्पेस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वन दैट मुंबईकंस वुड किलर। कि ये जो गोमती नदी के किनारे अंबेडकर पार्क है ये बहुत अच्छा है। डॉक्टर अंबेडकर, इसमें लिखा है डॉक्टर अंबेडकर अडॉप्टेड बुद्धिज्म, आस्क्ड Dalits to adopt Buddhism referred from caste oppression by Hindus. Mayawati has taken the neo-Buddhist approach further, using these elephant as her party symbol. Hindu Dalits have always been oppressed and have never a historical golden era to draw on a source of pride. But the neo-Buddhist Dalit has a Buddhist golden era to हार्क बैक एंड मायावती हैज यूज्ड दिस स्टंट। तो ये जो बनाए हैं तो इन्होंने कहा है, ये स्वामीनाथन अय्यर जी, इसका टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था, ये 26/2/2012 को इन्होंने लेख लिखा है, बहुत बड़ा लेख लिखा है। इन्होंने कहा है कि बुद्धिस्ट समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए कोई इनके स्वाभिमान का कोई प्रतीक नहीं था, ये सदियों से सताए जाते रहे, तोड़े जाते रहे, तो मायावती ने उनके प्रतीक पैदा किए हैं।
इसमें एक और है लेख दिलीप मंडल जी का, हर किसी को चाहिए अपने अपने नायक, हर किसी को चाहिए अपने अपने नायक। तो ये जो किए हैं, ये नायक खड़े किए हैं, ये प्रतीक खड़े किए हैं बहन कुमारी मायावती ने, इनकी जरूरत है हर किसी अपने समाज को। इसके बाद इन्होंने लिखा है, दिलीप मंडल जी ने लिखा है, कांग्रेसी नायकों पर हुए खर्च की बराबरी कभी नहीं की जा सकेगी। कांग्रेस और बीजेपी के नायक सवर्ण जातियों से हैं। दलित वंचित नायकों की स्थापना शुभ संदेश है। इसमें लिखा है कि स्मृति को जिंदा रखने में अगर कोई बुराई नहीं है, कि नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, हेगड़ेवार, इन सबकी स्मृति को कोई बुराई नहीं है, तो साहू फूले, महाराज अंबेडकर, कांसीराम की स्मृति को स्थायी बनाने के प्रयास में कोई दोष कैसे निकाला जा सकता है। दलित, पिछड़ी जातियों और मुसलमानों के नायकों की भी स्थापना होनी चाहिए। नायकों की स्थापना कर रहे हैं, यह तो देश के लिए शुभ है, इससे घबराना नहीं चाहिए। एक और लेख है अभिषेक त्रिपाठी का, यह है मूवमेंट मैच मॉन्यूमेंट, कि जो मूवमेंट बहुजन समाज पार्टी का चला, बहुजन सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट चला, वो मॉन्यूमेंट से किस तरीके से है, तो ये पूरा इन्होंने लिखा है। इसमें भी अब पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है। एक और लेख है प्रभाकरण रौतेला का, फाइनली ए प्लेस दैट इज आवर ओन, कि ये मेरा स्पेस है। सारे बहुजन वंचित समाज के लोगों को ऐसा लगा कि हाँ, ये मेरा मंदिर है, ये मेरी जगह है, ये मेरा तीर्थ स्थल है। इस पे बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा है, द पार्क्स हैव चेंज्ड द वे दे परसीव देमसेल्फ, फाइनली सेज कुमार, वी हैव ए प्लेस दैट इज अवर ओन। बट व्हाट कि एक ऐसा लगा कि दलितों को वहां, बहुजन समाज के लोगों को वहां बड़ा स्वाभिमान जागता है उनका, उनके प्रतीकों को जब वो देखते हैं इन स्मारकों को, तो उनको एक घमंड होता है, उनको बिछली हुई विरासत का याद आती है। एक और लेख है, ये है संतोष देसाई का, अंडरस्टैंडिंग मायावती सिंबल्स। तो इन लोगों ने, ये लिखने वाले सारे दलित या वो नहीं है, ये ज्यादातर सवर्ण है, जो चीजों को समझते हैं उन्होंने इनकी महत्ता को स्वीकारा है। इन्होंने कहा है कि ये जो है विजिबल स्केल इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द शिफ्ट इन स्टेटस ऑफ द दलित कम्युनिटी, कि हमें जो दिखता है उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो जो स्मारक बनाए हैं, सड़क से दिखते हैं, दूर से दिखते हैं, तो इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और इसमें लिखा है, in her answer to temples, buildings, auditoriums, park and statues that carry names and insignia of the dominant class, it is her temple to herself and her community bought under hard currency of today, कि जो दूसरे मंदिर हैं, दूसरी बिल्डिंग है, ऑडिटोरियम है, उनमें हमारे लोगों की एंट्री है, तो मायावती के ये अपने मंदिर हैं, मायावती के समाज के अपने मंदिर हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। और एक और लेख है जिसमें ये देखेंगे डॉक्टर अंबेडकर का स्मारक का अर्थ, ये मुद्रा राक्षस का लिखा हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर स्मारक का अर्थ। इसमें इन्होंने कहा है, इसमें उन्होंने लिखा है, ये बात सही है कि देश में बेपनाह गरीबी है, लेकिन इस आर्थिक प्रश्न से छोटा नहीं है सांस्कृतिक अस्मिता का सवाल। हजारों बरस से इतिहास के दलित संस्कृति का नामो निशान इस धरती से मिटा दिया गया। ब्राह्मण ने दलित को अपमानित करने के लिए उसके बोधि वृक्ष तक को कटवा और जलवाया। जहां सूर्य मंदिर से लेकर मीनाक्षीपुरम तक सवर्णों के हजारों भव्य मंदिर और तीर्थ हैं, दलित खंडहरों से संतोष करता रहा है। अब फूले साहू अंबेडकर के ऐसे निशान नागपुर दीक्षा स्थली के अलावा है, जिन्हें देखकर दलित रोटी का सुख नहीं हो, सम्मान का सुख तो उठाए। हालांकि मायावती के अंबेडकर स्मारकों को भी ज्यादा भव्य होना चाहिए था, पर लखनऊ में कुछ तो ऐसा है जो गोमती नगर लखनऊ के 5 सितारा होटल को छोटा सिद्ध करता है, और आगे से वहां आने वाला विदेशी भी एक बार यह जरूर जानना चाहेगा कि यहाँ राम और गांधी ही नहीं, अंबेडकर भी है, जिनसे नया इतिहास बन रहा है। तो ये विभिन्न विभिन्न लेखकों के मत हैं, और इससे
ये लगता है। और ये और सबसे महत्वपूर्ण है, मायावती की जो बुराई करते हैं इनके लिए, इसके लिए ये लेख लिखा है संजय खाती जी ने, हाथियों वाली महारानी, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में ये बनाए गए, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि मायावती अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभा चुकी है और उनके इस काम को खारिज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह की उनकी विशाल मूर्तियों को अब गिराया जाना मुमकिन नहीं है, जैसा कि हम इस सामाजिक क्रांति के पहले स्टेज में होना था, मायावती ने वही किया जो उन्हें करना था। इज्जत की बहाली, दलित चेतना पहले ही जाग चुकी थी, लेकिन अभी उनकी आत्मा को डर, झिझक, हीनता और आत्मदया के गर्त से उबारा जाना था। परंपरागत तौर पर सदियों से पिछड़े दलितों के सामाजिक आर्थिक विकास का बाकी सारा काम इस लेवल को हासिल करने के बाद हो सकता था। दलित की बेटी ने किसी सीएम की तरह नहीं, एक रानी की तरह पूरी यूपी पर राज किया और मर्दाना हेकड़ी का रंग उड़ा दिया, जिसने अनगिनत सदियों से दलित समुदाय को जानवरों से भी बदतर हाल में धकेल दिया था। यह विकास क्रम का एक स्टेज ही था, मायावती ने उसे पूरा कर दिया है। तो फिर मायावती अगले नए अवतार की जरूरत थी। तो ये जो लेख लिखे गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये उत्तर प्रदेश में काम हुए वो केवल सत्ता के कारण हुए, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो मायावती ने किए हैं। जी हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जब बहन कुमारी मायावती की सत्ता बनी थी यूपी के अंदर। जी सर। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है जी। इसमें एक आपने सवाल पूछा था कि एक तो स्मारक बने और जिले और कॉलेज और महाविद्यालय यूनिवर्सिटी बनाई गई। तो मैं यहां कहना चाहूंगा कि जो जिले और कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाए गए वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत के इतिहास में आजादी के बाद या पहले से सवर्ण समाज के बहुत सारे प्रतीक इन्होंने बनाए अपने, दलित समाज के, बहुजन समाज के किसी महापुरुषों का इन्होंने कहीं प्रतीक नहीं बनाया। इवन बाबा साहब की फोटो के लिए पार्लियामेंट में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, तब बीपी सिंह ने जाकर के फोटो लगाई थी। वहां नाचने गाने वालों की फोटो लगी हुई है पार्लियामेंट में, उनसे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जिस पार्लियामेंट में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान चलता है उस पार्लियामेंट में बाबा की फोटो तक लगाने के लिए ये मनुवादी तैयार नहीं थे। तो स्मारक तो बने, स्मारक तो दूर से दिखाई देते हैं, जब वहां लखनऊ देखने जाएंगे तब दिखाई देंगे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी बनाए हैं, जो जिले बनाए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर घर के अंदर जो बच्चा पढ़ेगा, कॉलेज जाएगा, यूनिवर्सिटी जाएगा, उसके नाम के डॉक्टर अंबेडकर महाविद्यालय, गौतम बुद्ध महाविद्यालय, रमाबाई इंटर कॉलेज, बालिका पंचशील बालक इंटर कॉलेज, गौतम बुद्ध विद्यालय, माता रमाबाई डिग्री कॉलेज, इनके सबके नाम उनके सर्टिफिकेट पर, उनकी मार्कशीट पे लिखेंगे, हर किसी के घर में जाएंगे। जो जिले बनाए, महामाया नगर, ज्योतिबा फुले नगर, सिद्धार्थ नगर, कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये जो जिले बनाए हैं, जिले का जो डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी कागज होगा सरकारी, उस पर जिले का नाम लिखा होगा। तो जिन्हें इन महापुरुषों से नफरत थी, जो खासकर सवर्ण समाज के लोग इनका नाम तक नहीं सुनना चाहते थे, इनकी फोटो और शकल नहीं देखना चाहते थे, उन सबके घरों में इनका नाम होगा, इनके फोटो होंगे, इनकी मार्कशीट पे, इनके हर सरकारी दस्तावेज पर गौतम बुद्ध नगर, जिला गौतम बुद्ध नगर लिखा होगा, जिला अम्बेडकर नगर लिखा होगा, जिला कबीर नगर लिखा होगा। इनके घरों में इन महापुरुषों की जबरदस्ती एंट्री हो गई, जिनसे ये घृणा करते थे, उनके डॉक्यूमेंट संभाल संभाल के लॉकर में ये रखने को मजबूर हो गए। तो ये मायावती ने जो काम किया, स्कूल और कॉलेज खोल करके, जिले बना करके, इससे हर घर में, जिनसे जो लोग इनसे नफरत करते थे, हर घर में महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों को पहुंचा दिया है कि जो चाहते हुए भी निकाल नहीं सकते, अपना सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक नहीं सकते, घर से बाहर डाल नहीं सकते। जो प्रॉपर्टी के कागज हैं जिस पे लिखा है जिला गौतम बुद्ध नगर का एड्रेस लिखा हुआ है, उसको निकाल के फेंक नहीं सकते। तो इनकी मजबूरी है
कि जिन महापुरुषों से जितनी नफरत करते थे उनको अपने घरों में रखने के लिए मजबूर कर दिए हैं मायावती ने, केवल पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके। इसलिए ये सामाजिक परिवर्तन के मूवमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जिले, सड़कों के नाम, शहरों के नाम और स्मारक और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के नाम। जी निशा जी। अभी सर ने जिस तरह से बताया कि किस तरह से मायावती का जब सत्ता में थी, जब उनके पास पावर थी, उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पर स्कूल, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, स्मारक बनवाए। जो बच्चा स्कूल दूर होने की वजह से गांव से, उत्तर प्रदेश से पढ़ने नहीं जा पाते थे, गांव-गांव में स्कूल खुलवाए ताकि वह भी पढ़ सके। ये भी बताया कि किस तरह से जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनके जितने भी महापुरुष रहे, उनके इतिहास को मिटा दिया जाता है ताकि वे अपने महापुरुषों के बारे में ना जान पाए और शासक ना बन पाए। जब तक बहुजन समाज शासक नहीं बन पाएगा, तब तक वह अपने अधिकारों को नहीं मांग पाएगा। इसीलिए अगर शासक बनना है तो अपने महापुरुषों के बारे में जानना होगा, और पहले की तरह मुश्किल नहीं है महापुरुषों के बारे में जानने के लिए। जितने भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनकी किताबें हैं, सिर्फ चाहत होनी चाहिए अपने महापुरुषों के बारे में जानने के लिए, जिन्होंने तुम्हें जीने के लिए अधिकार दिए हैं। गूगल पे जाइए, सबके पास फोन होते हैं, गूगल पे सर्च मारिए, अपने महापुरुषों के बारे में जानिए। किताब है, किताबों को ढूंढिए, कहाँ से किताब आएंगे, उनको पढ़िए। चाहत होनी चाहिए, तभी आप शासक बन पाओगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ पाओगे। हाँ सर, आपका धन्यवाद, आपने हमारे साथ चर्चा की। का भी बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा प्रणाम। जी, अगर आप भी अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तक धन्यवाद। सभी का धन्यवाद।